वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो देखिए क्या है कि जो हमारा बोहर्स का एटॉमिक मॉडल था वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो उस दोनों जो क्या कहते हैं डिफेक्ट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। तो देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था वो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड था। क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं ली गई? तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो बेस्ड थी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पर, जो कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पर क्या था एप्लीकेबल था, यानी स्टोन हो गया या कोई फॉलिंग बॉल हो गई उस पर एप्लीकेबल था। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन नहीं करता था। तो इस वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था। तो इसलिए क्या आया क्वांटम मैकेनिज्म। क्वांटम मैकेनिज्म तो क्वांटम मैकेनिक्स जब डेवलप हुई तो वो जो है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को एक्सेप्ट करती थी, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं करती थी। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो थी वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करती थी। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डाला। तो देखिए क्या हुआ, जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स को रिप्लेस किया क्वांटम मैकेनिक्स से, तो जो लॉज एप्लीकेबल हो रहे थे मैक्रोस्कोपिक बॉडी पर, वो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों ही बॉडीज़ पर एप्लीकेबल होने लगे। और क्वांटम मैकेनिक्स इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है कि मैटर में वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ दोनों ही होती हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, तो फिर ये कहा गया कि भाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो हैं वो वेव लाइक नेचर क्यों नहीं शो करते। तो ये पूछा गया भाई ये पार्टिकल की तरफ ये गिरती हुई कोई बॉल है या गिरता हुआ कोई स्टोन है। तो ये बताया गया भाई देखिए जो है जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन वो इतनी कम होती हैं कि उनको कैलकुलेट कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उनको कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं। तो इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स जो थी वो पूरी तरीके से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन करने में पॉसिबल रही। और जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स से रिप्लेस किया तो क्या हुआ, तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोप बॉडीज़ के लिए सेम रिजल्ट्स आने लग गए। तो इसलिए जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल इक्वेशन थी, वेट अ मिनट, जो फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की वो किसने दी थी? श्रोडिंजर ने दी थी, और श्रोडिंजर को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया हुआ था। तो यहाँ पर ये था एच साई इक्वल टू ई साई। तो देखिए आप बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बोदर नहीं करिएगा आप इसको। इसका जो डेरिवेशन है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ भी यहाँ पर नहीं है, बस इसका सिग्निफिकेंस है साई का। ये जो है ये लेटर है साई, जो कि वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, बाकी जो है इसको आप ब्रीफ में क्वांटम फिजिक्स में आप पढ़ेंगे जा करके क्लास 12 में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एच न्यू इक्वल टू ई न्यू। यहाँ पर एच जो है, एच हमारा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ई जो है वो क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, क्वांटाइज मतलब उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। और साई क्या है? करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है ई की वैल्यूज़ के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो है जब हमने क्या किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने ये बताया कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है। एनर्जी ऑफ एन एटम इन एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया कि जब ई की वैल्यू को कैलकुलेट किया हाइड्रोजन एटम के लिए या अदर किसी एटम के लिए, तो जो वैल्यूज़ आई हाइड्रोजन एटम के लिए, जो ई की वैल्यूज़ आई, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आई, उनको क्या कहा गया? आइजन वैल्यूज़। और जो साई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आई हाइड्रोजन एटम के लिए उसे क्या कहा गया? आइजन फंक्शंस कहा गया। तो ये आइजन वैल्यूज़ और आइजन फंक्शंस के बेसिस पे क्या हुआ, जब हमने क्वांटाइज्ड वैल्यू निकाली ई की और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ साई की निकाली, ई के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली साई के रिस्पेक्ट में, तो हमें 3 सेट ऑफ नंबर्स मिल गए, एन, एल और एम। इन नंबर्स को हमने कहा क्वांटम नंबर्स, और ये क्वांटम नंबर्स जो हैं वो डिफाइन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, कि वो कौन से शेल में, कौन से सब शेल में और किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो इसको हम क्वांटम नंबर्स को हम बाद में एक डीप में स्टडी करेंगे। अब आ जाइए इस इक्वेशन में साई की क्या वैल्यू है, साई की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो साई है
वो एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन वेव का। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, वेट अ मिनट, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करे तो साई जो है वो दिखाता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यानी जो एम्पलीट्यूड है उसको हम किससे दिखाएंगे, साई से दिखाएंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव को क्या दिखाएगा, साई स्क्वायर, ठीक है। और इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी को हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसी को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से साई को कहा गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। साई की वैल्यू जितनी, साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी है। और साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी 0 है। और साई जो है वो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है जो इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को दिखाता है। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट स्टेप में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे और साथ साथ फिर हम क्वांटम नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।